हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अर्धवार्षिकी 2024 का जो है वो फिजिक्स वाला का करंट अफेयर देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अर्धवार्षिकी है, खंड करंट अफेयर्स खंड 1 है और 1 जनवरी से 30 जून का रहेगा। ठीक है, और इसमें मुख्य आकर्षण बिंदु क्या क्या होंगे तो अंतरिम बजट 2024-25, लोकसभा और राज्यों के चुनाव 2024, अयोध्या राम मंदिर, इजराइल हमास युद्ध, G7 शिखर सम्मेलन 2024, 500 प्लस करंट अफेयर ब्लास्टर रहेंगे और ये सारे कुछ उसमें रहेंगे। फ्रेंड्स, ये किसके लिए यूजफुल होगा तो स्टेट PCS, NDA, CDS, SSC CGL, SSC CHS, ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा चुनाव 2024 की मुख्य बातें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, तो अब आज से मैं वीडियो अपलोड करूँगी कंटिन्यू फ्रेंड्स, और 1-2 शॉर्ट्स भी मैं डाल देती हूँ। जो करंट अफेयर, जो हाईलाइट करंट अफेयर है वो मैं डेली तो नहीं करवा पाती हूँ, तो इसलिए उसको क्या करी हूँ, उसको मैंने शॉर्ट्स बना दी हूँ और शॉर्ट्स में अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम चैनल है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वो हमने उसका लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैंने अपलोड कर दिया है। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर मैंने ड्यूटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके जो डिटेल्स में आता है उसका भी करवाई हूँ, और खान ग्लोबल स्टडी और BPSC मेकर और परफेक्शन IAS का भी टेस्ट सीरीज करवाई हूँ फिर, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा चुनाव 2024 की मुख्य बातें। ठीक है, ये PWD का फिजिक्स वाला का है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024, तो 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार सत्ता में लौटी है। यह केंद्र में एक पार्टी के वर्चस्व के अंत और एक सच्ची गठबंधन सरकार की वापसी का प्रतीक है। गठबंधन सरकार क्या है तो इस गठन तब होता है, इसका गठन कब होता है गठबंधन का फ्रेंड्स, तो इसका गठन तब होता है जब कई राजनीतिक दल एक साझा कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करने के लिए हाथ मिलाते हैं। विशेषताएं क्या होती है इसकी, तो कम से कम 2 पार्टी शामिल हो, विचारधारा नहीं व्यवहारिकता की विशेषता हो, गतिशील बढ़ते गठबंधनों के साथ और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम करता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये सब मेंस में आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है चुनाव से पूर्व और चुनाव के पश्चात क्या क्या होता है। पश्चात गठबंधन, तो चुनाव से पूर्व संयुक्त घोषणा पत्र वाले दलों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है, और चुनाव के पश्चात पार्टियों को सत्ता में हिस्सेदारी करने और सरकार चलाने में सक्षम बनाता है। तो ये जब मेंस आया था ना मेरा, तो मेंस में मैंने ये पॉइंट लिखी थी। टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज में मैंने लिखा था फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट आता है उसमें आप लिख सकते हैं। यूडिटोरिया का मैंने लिया था, तो ध्यान रखेंगे उसमें ऐसा बातें हैं हम लोग लिखे थे, तो आप भी नेक्स्ट मेंस में ना ऐसे कैसे पॉइंट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट गठबंधन पर सिफारिशें, तो पूंछी आयोग ने क्या क्या किया था तो विधानसभा में व्यापक समर्थन वाले दल को प्राथमिकता दे और चुनाव पूर्व गठबंधनों को एक पार्टी के रूप में माने और मुख्यमंत्री के चयन के लिए वरीयता क्रम का पालन करें। वरीयता क्रम मतलब सबसे ज़्यादा जिसका है वोट आया है उसको सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया जाता, तो वो है। दूसरा सरकारी आयोग में क्या क्या बातें थी तो केंद्र और राज्य के बीच परामर्श और संवाद पर जोर दें और गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका पर प्रकाश डाले थे। 2024 आम चुनाव की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, क्योंकि अभी हुई है 18वीं लोकसभा चुनाव, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, या मेंस में भी पॉलिटी का 3 क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो महिलाएं 74 महिलाएं संसद चुनी गई है, जो निचले सदन की 13.63% है, तो ये ध्यान रखिए कितनी महिलाएं चुनी गई है तो 74 महिलाएं सांसद चुनी गई है, और जो परसेंटेज में कितना है तो 13.63 है। नोटा इंदौर में 2 लाख से अधिक नोटा मतदान पड़े हैं, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक है, तो ये भी ध्यान रखिए कहाँ पे, तो इंदौर में। जगह स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार के गुण और अवगुण क्या क्या होते हैं।
तो गुण में क्या क्या होते हैं वो पहले देखेंगे, उसके बाद अवगुण देख लेंगे। तो गुण में विविध हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों का संतुलन निर्णय होता है, लोकप्रिय राय को दर्शाता है और संघीय प्रणाली को मजबूत करता है। नेक्स्ट है अवगुण क्या हो, तो नीतिगत मतभेदों के कारण संभावित अस्थिरता होती है, मतलब कभी भी गठबंधन टूट सकता है, इसी तरीके के होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री की सीमित अधिकार हो जाता है, छोटी पार्टियों का प्रभाव बढ़ जाता है, मंत्रिपरिषद का बड़ा होना और जवाबदेही का अभाव हो जाता है। सुधारों में गठबंधन सरकार की भूमिका क्या क्या होती है, तो ऐतिहासिक संदर्भ में तो 1951 1991 के बाद से गठबंधन सरकारों में साहसिक आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं। दूसरा है उल्लेखनीय सुधार क्या क्या थे, तो नरसिम्हा राव जो 1991 से 1996 से आर्थिक उदारीकरण विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता, देवगौड़ा में क्या होता है, देवगौड़ा का जो कार्यकाल था 1996 से 1997 ड्रीम बजट हुई थे। वाजपेयी जो अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 में FRBM अधिनियम, विनिवेश IT अधिनियम 2000 आए थे। और मनमोहन सिंह 2024 माफ़ कीजिएगा, मनमोहन सिंह 2004 से 14 को अधिकार आधारित सुधार आर्थिक विनियमन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है भारत चुनाव आयोग, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें विशिष्ट है और विवरण है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्थापित कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। और संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद 324 में है, ये बहुत बार पूछा है, ध्यान रखेंगे। संगठन है तो मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और दो चुनाव आयुक्त भी होते हैं। नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कार्यकाल है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो सके। निष्कासन तो मुख्य चुनाव आयुक्त संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन ये अपने मन से नहीं कर सकते, वो संसदीय प्रस्ताव के द्वारा ही होगा, ध्यान रखेंगे। चुनाव आयुक्त CEC की सिफारिश पर हटाया जाएगा चुनाव आयुक्त को। नेक्स्ट है कार्य, तो संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव आयोजित करवाता है। वेतन तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा और वेतन दिया जाता है। और शक्तियाँ और कर्तव्य क्या क्या होते हैं, तो मतदाता सूचियों का पर्यवेक्षण करना, चुनाव विवादों का निपटारा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना, जिसमें एडुटेरिया का है, जुनून आधार टेस्ट सीरीज, या परफेक्शन का, या खान ग्लोबल स्टडी का, या फिर परम IAS का जो भी टेस्ट हम लगा रहे हैं, तो इसमें ये जो चुनाव आयोग का जो क्वेश्चन है ना, तो ये वाला ज़्यादातर पूछा गया है मॉक टेस्ट में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंगल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के बीच अंतर। तो विशेषताएं राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में क्या क्या होती है, ये भी आपको पॉलिटी में पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे। तो चुनाव में भागीदारी, तो इसमें मानदंड क्या क्या है, और राष्ट्रीय स्तर पर संचालन एवं प्रभाव डालता है और किसी विशिष्ट राज्य तक सीमित रहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वैध वोट प्राप्त करने होंगे, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें, लोकसभा में कम से कम तो 4 सीटें जीतनी होंगी, या कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटें 2% या 11 सीटें जीती, और कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। और किसी विशिष्ट राज्य तक सीमित रहने के लिए तो कम से कम 6% वैध मत प्राप्त करना होगा, तथा विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीतनी होगी, कम से कम 6% वैध वोट प्राप्त करना होगा, और लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीतनी होगी, या उस राज्य को आवंटित सीटों की कुल संख्या का कम से कम 3% या उसका कुछ हिस्से जीतेंगे, या राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में से 8% या उससे अधिक मत प्राप्त करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। चुनाव चिन्ह तो संपूर्ण भारत में विशिष्ट प्रतीक है, और आरक्षित प्रतीक केवल मान्यता प्राप्त राज्य में है, इसमें हम अंतर देख रहे हैं। प्रतीक विशेषता तो कोई भी 2 राष्ट्रीय दल एक प्रतीक साझा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या है कि क्षेत्रीय पार्टी के लिए ये था, तो क्षेत्रीय पार्टी के लिए 2 क्षेत्रीय दल एक प्रतीक साझा कर सकते हैं।
नेक्स्ट है केंद्र के तो राष्ट्रीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, और यहाँ पे मुख्य रूप से क्षेत्रीय राज्य हित में होगा। और उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी क्या है, तो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि क्षेत्रीय पार्टी में तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, महाराष्ट्र में शिवसेना और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये क्या है, तो ये क्षेत्रीय पार्टी है, ध्यान रख सकते हैं। भारत के कैबिनेट मंत्रियों की सूची 2024 में कौन कौन सी है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें है मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में 72 मंत्री, 72 मंत्री, जिनमें कुल 36 राज्य मंत्री, 5 स्वतंत्र जिम्मेदारी वाले राज्य मंत्री और 30 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। तो कैबिनेट मंत्री कितने हैं फ्रेंड्स, 30। एनडीए के 11 सदस्यों को मोदी कैबिनेट में 20 कैबिनेट 2024 के लिए चुना गया है और उनमें कैबिनेट मंत्रियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नीचे मोदी 3.0 कैबिनेट मंत्रियों की सूची तालिका दी गई है, तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत के राष्ट्रपति के सलाहकारों की एक परिषद है। हालांकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल के पास है। इस परिषद में निम्नलिखित श्रेणियां भी शामिल है। तो कैबिनेट मंत्री ये वरिष्ठ मंत्री प्रमुख विभाग रखते हैं और विभिन्न सरकारी विभागों या मंत्रियों के लिए सीधा जिम्मेदार होते हैं। राज्य मंत्री, तो एमओएस किसे बोलते हैं, तो ये मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है और स्वतंत्र हो सकते हैं अपने स्वयं के विशेष प्रभाव के साथ, या कैबिनेट मंत्री की रिपोर्ट कर सकते हैं। उप मंत्री, तो इस समूह में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उप मंत्री अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने में 2 श्रेणियों के मंत्रियों का समर्थन करने के लिए जवाबदेही है। संसदीय सचिव कौन होते हैं, तो इन व्यक्तियों को चौथे स्तर का मंत्री माना जाता है। ये वरिष्ठ श्रेणी के मंत्रियों को उनके सभी दायित्वों को पूरा करने में सहायता करते हैं और संसदीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए स्टैंडर्ड इन के रूप में कार्य करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्टेट असेंबली इलेक्शन 2024, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है मैप में। मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टेट में कहाँ हुआ था, तो सिक्किम में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी इलेक्शन हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। सिक्किम में हुआ था 3 जनवरी 2019-24 के बीच में होता है, 2 जून 2024 के बीच में। और टोटल कितनी सीट है, तो 32 है। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, ध्यान रखेंगे। और उड़ीसा में 147 सीट है और अरुणाचल प्रदेश में 175 सीट है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्षेत्रीय में देख लेते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये सारे डिटेल्स है। तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू, जो बीजेपी के हैं। कुल सीटें 60 है, बहुमत चिन्ह 31 है। मुख्य पार्टी कौन बने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी NNP और अन्य बने हैं। भाजपा सीटें कितनी जीती है, तो 46 जीत गए हैं, जिसमें 60 में 46 भाजपा जीते हैं और 10 निर्विरोध हैं। राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक सेनावृत हैं, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल के बारे में। प्रमुख विजेता, तो पेमा खांडू मुक्तो निर्विरोध है और पासंग दोरजी सेना मेचुकाका और कालमुंग मोसांग मियो है। तो मतदान का प्रमाणन कब हुआ, कितना हुआ था, तो 82.95%। और विपक्ष की भूमिका, लिमिटेड मुख्य विपक्षी दल के रूप में NNP के साथ थे। तो ध्यान रखिएगा, अभी जितने भी स्टेट में हुई है ना, वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से स्टेट में इलेक्शन हुई है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है और सीटें कितनी है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अभी आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कितनी है, तो उनके मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो चंद्रबाबू नायडू TDP के हैं, ये चंद्रबाबू नायडू हैं। कुल सीटें कितनी है, तो 175। बहुमत चिन्ह कौन है, कितनी है, तो 88। और उसके बाद मुख्य पार्टी कौन है, तो युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अन्य हैं। राज्यपाल वहाँ के जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता देते हैं, राज्यपाल ज़्यादा पूछेगा, तो एन्स अब्दुल नजीर है। प्रमुख विजेता कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याणम दगुबांती
पुरंदेई, ये सब ज़्यादातर पूछता नहीं है फ्रेंड्स, जो होगा वो पूछना है। मतदान देख लीजिएगा कितना है, तो 80.39% है। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे। और मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के सीट कितनी है और राज्यपाल कौन है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है, तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत न्यूज में अभी चल रहे हैं और ये हुई है। तो हालिया संघर्ष और प्रतिक्रियाएं 2022 से 23 के बीच में। तो जेनिन शरणार्थी शिविर पर इजराइल छापे। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, और हमास ने क्या शुरू किया है, तो हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये ऑपरेशन ना याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछ लेगा। तो किसका है, तो ये हमास का है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लॉन्च किया था और इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड लॉन्च किया था। तो ये दोनों 2023 में ही हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। इजराइल ने युद्ध की स्थिति को घोषित की थी। नेक्स्ट है, ये देखिए इजराइल एंड फिलिस्तीन का है। ठीक है, और यहाँ पे उनका मैप दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ इजराइल से सीरिया, जॉर्डन और लेबनान, और यहाँ पे मिस्र, ये सब क्या है, तो उसमें कनेक्शन है। ये मेडिटेरियन सी है, देखिए इजिप्ट भी उसमें उसका यहाँ पे स्वेज नहर है और लाल सागर है इधर। ये तो सारा मैप देख ले रहे हैं किसके लिए हो रहा, तो ये इजराइल का है। यहाँ पे फिलिस्तीन है, गाजा पट्टी यहीं पे है, जेरूशलेम यहाँ है, ध्यान रखेंगे मैप भी। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं कि विश्व पर प्रभाव क्या होता है। तो विश्व पर युद्ध का प्रभाव, तो वैश्विक शिपिंग, बीमा प्रीमियम में वृद्धि, तेल की कीमतें, अस्थिरता के कारण वृद्धि संभावित है। क्षेत्रीय अस्थिरता, अमेरिका, रूस, ईरान जैसी वैश्विक शक्तियों की भागीदारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, चल रहे संघर्षों के कारण और गिरावट, और इजराइल अरब संबंध, तो सामान्यीकरण प्रयासों का संभावित विपरीत प्रभाव होगा। तो फ्रेंड्स ना, ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है ना, तो इसमें मेंस में जरूर एक एग्जाम में पूछ लेगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं 67 का भी बीपीएससी दी थी ना, तो उसमें करंट में उस टाइम क्या हुआ था, तो उस टाइम आपका चल रहा था रूस और यूक्रेन का युद्ध। तो ये पूछ लिया था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध में भारत पे, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो चीज़ क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसमें भी ये पूछता है, और इसी तरीके से ना हमें पॉइंट बना करके उस एग्जाम में मेंस में लिखना होता है। और आप मैप भी ऐसे बना देंगे ना एग्जाम में, जैसे कि जो किस जहाँ से रिलेटेड है उस तरीके से बना देंगे, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको देख लेता है कि आपको ज़्यादातर डीप नॉलेज है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का रुख, तो भारत का प्रतिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी पूछता है कि भारत में क्या पड़ा है और भारत का रुख क्या था। तो भारत की प्रतिक्रिया, तो इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन दिया है, नागरिक हमलों की निंदा की है, शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किए हैं। भारत के पर प्रभाव, तो व्यापार में व्यवधान, बढ़ी हुई बीमा लागत, रक्षा आयात पर प्रभाव, और राजनयिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक सिंहावलोकन में क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमास कौन है, तो हमास एक फिलिस्तीन इस्लामी आतंकवाद समूह है जो गाजा पट्टी पर शासन करता है। इसे इजराइल और पश्चिमी दुनिया द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है। हमास को ईरान द्वारा सामरिक रूप से समर्थन प्राप्त है, जो इसे वित्त पोषित करता है और इसके सदस्यों को हमले करने के लिए हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करता है। गाजा पट्टी क्या है, तो स्थिति, तो यह भूमध्य सागर के तट पर एक फिलिस्तीन एन्क्लेव है और इसकी सीमा इजराइल और मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप के साथ लगती है। वेस्ट बैंक के साथ गाजा पट्टी फिलिस्तीन राज्य बनाती है। इन दोनों क्षेत्रों की सीमाएं इजराइल द्वारा अलग होती है। प्रशासन कब से हुआ है, तो 2006 में बहुमत हासिल करने के बाद से गाजा पट्टी पर हमास शासन करते हैं, जिसे एक राजनीतिक सैन्य संगठन माना जाता है। इजराइल का गाजा की तटरेखा और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण है और मिस्र गाजा के साथ लगने वाली सीमा को भी नियंत्रित करता है और इसमें गाजा पट्टी में माल की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाजा सिटी है, ये सारे मैप है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे वेस्ट बैंक क्या है, तो वेस्ट बैंक स्थिति, तो यह एक जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसका सीमाएं इजराइल और जॉर्डन से लगती है। मृत सागर इसकी सीमा को एक भाग है, सीमा की एक भाग है।
प्रशासन तो यरूशलेम शहर का एक हिस्सा वेस्ट बैंक के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र पर फतह का शासन है, जिसे पहले फिलिस्तीन राष्ट्रीय मुक्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारे मैप ध्यान रखेंगे। और इसमें देख लेंगे इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्रीय परिवर्तन तथा संघर्ष के संक्षिप्त टाइमलाइन। तो 1516 में ओटोमन साम्राज्य ने फिलीपींस, आधुनिक इजराइल और फिलिस्तीन को शामिल किया था। 1882 में ओटोमन सुल्तान यहूदी आप्रवासन अलियाह को ओटोमन क्षेत्र में मंजूरी दे दी थी। 1882 से 1903 में पहली अलियान, इसके बाद ही अलियान 1904 और 1919 में शुरू होती है। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध हुई थी, उसमें मध्य बल्फोर घोषणा जारी हुआ था। 1920 में प्रथम फिलिस्तीन कांग्रेस, प्रथम यहूदी फिलिस्तीन संघर्ष हुआ था। 1924, 1929, 1939 चौथी और पांचवी अलियान, और 1936 महान फिलिस्तीन विद्रोह हुआ था 1936 में। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन प्रश्न की ब्रिटिश प्रस्तुति के बाद फिलिस्तीन विभाजन पर मतदान किया था। 1948 में इजराइल राज्य की घोषणा, अरब राज्यों का आक्रमण, फिलिस्तीन पलायन, और इसे नकवा के रूप में जाना जाता है। तो 1948 में इजराइल राज्य की घोषणा हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा। इजराइल के बारे में तो मध्य स्थिति है, तो मध्य पूर्व में सीमाएं कौन कौन है, तो सीमाएं ध्यान रखेंगे। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से सीमाएं लगाते हैं। तटरेखा तो भूमध्य सागर और लाल सागर के साथ उसका तटरेखा है, और राजधानी यरूशलेम है। ठीक है, अन्य प्रमुख शहर तो तेल अवीव, हाइफा और बिरशेबा है। अनुमानित जनसंख्या कितनी है, तो 9.3 मिलियन है, और आधिकारिक भाषा हिब्रू और अरबी है। शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 92.1%। धार्मिक संरचना यहूदी है, और मुस्लिम भी हैं उसमें, और अन्य हैं। प्रणाली संसदीय लोकतंत्र है। विधानमंडल को द नेसेट कहा जाता है, एक संसदीय है। और प्रमुख आर्थिक क्षेत्र तो प्रौद्योगिकी, कृषि, विनिर्माण, IT और फार्मान्यूटिकल है। उपनाम है तो स्टार्टअप राष्ट्र है। औद्योगिक नेतृत्व, साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी है। इजराइल भारत संबंध, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत इजरायली सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा ग्राहक है, ये ध्यान रखिएगा। धार्मिक महत्व, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। प्रमुख धार्मिक स्थल तो पश्चिमी दीवार, पवित्र शिल्पुलचर का चर्च, अल अक्सा मस्जिद इत्यादि है, तो प्रमुख स्थल है। रक्षा तो इजराइल रक्षा बल और उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। और सेवा, 18 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भूटान के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा भूटान क्या है, तो भूटान हमारा नज़दीकी राष्ट्र है। हमारा जो नियर बाय जो राज्य होते हैं उसमें जो भी घटना घटती है ना, तो वो चीज़ हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें यह कदम सरकार द्वारा युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए पिछली वामपंथ सरकार द्वारा बनाए गए एक अनोखा कानून को रद्द करने के लिए 1 महीने से भी कम समय के बाद उठाया गया है। यह कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे को पेप्स बेचने वाले खुदरा विक्रेता को 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर कितने हैं, तो $60,000 तक का जुर्माना लगेगा। जबकि व्यक्तियों पर 1,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो $600 का जुर्माना लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्पू में अस्पताल का उद्घाटन किए हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने से पहले थिम्पू में भारतीय सहायता से निर्मित महिलाओं और बच्चों के लिए 140 करोड़ के अस्पताल का उद्घाटन किए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। मोदी ने यह भी घोषणा की है कि भारत पड़ोसी देशों की पंचवर्षीय योजना के लिए अपनी सहायता को 5,000 करोड़ से दोगुना करके 10,000 करोड़ करेगा। यह कदम चीन द्वारा सीमा विवाद को सुलझाने और भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के ठोस प्रयासों की पृष्ठभूमि पे लगाया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पहेली, तो इसमें क्या है इसके बारे में देख लेते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो सुनीता विलियम की ऐतिहासिक तीसरी अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष उड़ान है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। मिशन अवलोकन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो लॉन्च कब हुआ? लॉन्च स्थल है केप कैनावेरल में हुआ है, फ्लोरिडा में। और अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइन है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यान का नाम। और चालक दल के सदस्य कौन है? तो सुनीता विलियम पायलट है, और बैरी बुच बिलमोर 2 अंतरिक्ष उड़ानों के अनुभवी और अंतरिक्ष में कुल 178 दिन रहने वाले हैं। महत्व है तो बोइंग ISS से क्रू परिवहन प्रदान करने वाली दूसरी निजी फर्मा के रूप में स्पेस एक्स में शामिल हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? तो प्रक्षेपण से लेकर डॉकिंग और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में पृथ्वी पर इसकी वापसी तक अंतरिक्ष यान की कार्यक्षमता का आकलन करना है। तो ध्यान रखिएगा, नाम है मिशन अवलोकन, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारी सुनीता विलियम है, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि मुख्य विवरण क्या है। तो मुख्य विवरण, प्रथम मिशन पर प्रथम महिला भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम का एज कितनी है फ्रेंड्स? तो 59 वर्ष की उम्र में अपने प्रथम क्रूज मिशन का परीक्षण अंतरिक्ष यान चलाने वाली प्रथम महिला बनकर इतिहास रच दी है। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री बैरी बुच बिलमोर के साथ बोइंग स्टारलाइन में उड़ान भरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय मूल की है सुनीता विलियम, तो इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यांत्रिक्ष यान। तो बोइंग स्टारलाइन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस 5 रॉकेट का उपयोग करके 5 जून 2024 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिए कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो 5 जून को, पहले तो डेट याद रखेंगे, 5 जून को किया गया है, 5 जून 2024 को, और फ्लोरिडा से केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन विवरण। नेक्स्ट है हीलियम रिसाव और स्थलीय विद्युत आपूर्ति समस्या सहित तकनीकी समस्याओं के कारण उड़ान में कई बार देरी हुई। तीसरे प्रयास में प्रक्षेपण के लिए मौसम 90% अनुकूलन था। मिशन के उद्देश्य क्या थे? तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने स्टारलाइन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर 24 घंटे की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में प्रवेश किया, जिन्हें उन्होंने खुद अंतरिक्ष में चलाया था। मिशन का लक्ष्य भविष्य में नासा से मिलने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा और उनके आगे के लिए स्टारलाइन को तैयार करना है। डिजाइन योगदान क्या हुआ था? तो विलियम्स ने पिछले 10 वर्षों में स्टारलाइन को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वापसी योजना, तो पैराशूट और एयरबैग सहायता लैंडिंग का उपयोग करके स्टारलाइन 10 जून 2024 को पृथ्वी पर लौटने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण अब वापस लौटने में देरी बताई गई है। संभावित है जुलाई 2024 तक आ जाएंगे। उल्लेखनीय उपलब्धियां, तो विलियम ने अपने 3 मिशन में अंतरिक्ष में अभी तक के 343 दिन 9 घंटा 21 मिनट जो 27 जुलाई 2024 तक वर्तमान में अंतरिक्ष में है बिताए हैं, और कुल 50 घंटे और 40 मिनट की 7 स्पेस वॉक की है, जो 2017 तक एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। तो सुनीता विलियम के बारे में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है सुनीता विलियम व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और प्रारंभिक कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो पूरा नाम सुनीता लीन विलियम है, नी पांड्या है। उपनाम सुनी संयुक्त राज्य अमेरिका में और सोनका स्लोवेनिया में है। जन्म तिथि तो 19 सितंबर 1965 में हुआ था, और जन्म स्थान यूक्लिड ओहियो US में हुई है। वंशावली भारतीय अमेरिकी पिता दीपक पांड्या और स्लोवेनियाई अमेरिकी माँ है, जो उर्सुलाइन बोनी जलोकर पांड्या है। तो ध्यान रखिएगा नाम। नेक्स्ट है शिक्षा, तो हाई स्कूल नीधम हाई स्कूल जो 1983 में स्नातक हुई हैं, और स्नातक कहाँ से हुए? तो यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी से भौतिकी विज्ञान में स्नातक हुई है 1987 में। और स्नातक एक और है तो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग प्रबंधन में मास्टर ऑफ साइंस 1995 में हुआ था। सैन्य और नासा करियर,
तो सैन्य सेवा में 1987 में अमेरिकी नौसेना में एनसाइन के रूप में नियुक्त हुई। जुलाई 1989 में नौसेना एविएटर के रूप में नामित किया गया। हेलीकॉप्टर कॉम्बैट स्पोर्ट्स स्क्वाड्रन में सेवाएं दी। ऑपरेशन डेजर्ट सील, ऑपरेशन प्राइवेट कंफर्ट और तूफान एंड्रयू राहत अभियान में भाग लिए। 1993 में नौसेना परीक्षण पायलट बनी और बाद में परीक्षण पायलट परीक्षक बने और 30 से अधिक विभिन्न प्रकार के विमान उड़ाई है, तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है 3000 से अधिक उड़ाने घंटे का अनुभव है। और नासा करियर तो 1998 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित हुए थे। अगस्त 1998 में जॉनसन स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण शुरू हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष मिशन तो अभियान 14-15-2006 से 7 में तो लॉन्च हुआ था। 9 दिसंबर 2006 में अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी HTS-116 पर सवार। उपलब्धियां तो किसी महिला द्वारा सबसे लंबे एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया गया। कुल 29 घंटे 17 मिनट की 4 स्पेसवॉक पूरी की है। ISS ट्रेडमिल पर वेस्टर्न मैराथन दौड़ी है। अभियान तो 32/33 में क्या हुआ 2012 में, तो लॉन्च कब हुआ था तो 14 जुलाई 2012 में को वैकानूर क्रोस्मोड्रोम से सोयूज TMA 05 AM पर सवार हुई थी। और अवधि तो अंतरिक्ष में 127 दिन रही हैं। भूमिका तो अभियान 32 पर फ्लाइट इंजीनियरिंग और अभियान 33 के कमांडर बने हैं। उपलब्धियां तो कुल मिलाकर 21 घंटे से अधिक 3 स्पेसवॉक पूरी की हैं। और ISS पर अनुसंधान और अन्वेषण का संचालन एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा 50 घंटे और 40 मिनट के साथ कुल संचयी स्पेसवॉक समय का रिकॉर्ड बनाया है। वाणिज्य क्रू कार्यक्रम तो नासा वाणिज्य क्रू कार्यक्रम तो 2015 में नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के लिए चुनी गई और बोइंग और स्पेस एक्स के साथ अपने वाणिज्य क्रू वाहनों के लिए प्रशिक्षण लिया है। और 2018 में बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर की पहली मिशन उड़ान के लिए सौंपा गया था। और 5 जून 2024 को अपने पहले चालक दल के मिशन बोइंग स्टारलाइन को पायलट करने वाली पहली महिला बन गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रोचक तथ्य एवं व्यक्तिगत जीवन तो सांस्कृतिक विरासत, वह स्लोवेनियाई ध्वज एक समोसा और कार्नियोल्स सॉसेज को अंतरिक्ष में ले जा चुकी है। और अंतरिक्ष में मैराथन तो 2007 में ISS ट्रेडमिल पर बोस्टन मैराथन दौड़ी। इसे 4 घंटे तथा 24 मिनट में पूरा किया था, तो ध्यान रखिएगा। अभी हमारा शिखर सम्मेलन के बारे में है और G7 जो इटली में हुई है रिसेंटली, G7 इटली में हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें उसका हम लोग तो सदस्य नहीं हैं, भारतीय उसमें सदस्य नहीं है, लेकिन उनको इनवाइट किया गया था, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें विषय देख लेंगे। एक विषय क्या था तो एक लचीली और समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण, ये विषय ध्यान रखेंगे G7 का फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक लचीली और समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण आयोजन तो 50वां है, ये क्रम याद रखेंगे। G7 शिखर सम्मेलन का कितना है तो 50वां है। मेजबान राष्ट्र है इटली। कार्यक्रम स्थल कहाँ है तो बोगोई इग्नाइन अल्पुलिया इटली, इतना ध्यान रखेंगे। तिथि तो 13 से 15 जून 2024। मेजबान तो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की है प्रधानमंत्री। प्रतिभागी तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US और EU है। आमंत्रित तिथि कौन है तो भारत है, सऊदी अरब, जॉर्डन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मॉरिशस, वेटिकन सिटी है, ध्यान रखिएगा। इसमें केवल 7 ही सदस्य हैं। प्रमुख विषय तो यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व मुद्दे और जलवायु परिवर्तन AI, ठीक है। विशेष सत्र तो AI ऊर्जा, अफ्रीका भूमध्य सागर पर चर्चा। अपेक्षित परिणाम तो संयुक्त व्यक्तित्व नीति समझौते और रणनीति साझेदारी,
द्विपक्षीय बैठक तो प्रधानमंत्री मोदी, इतावली प्रधानमंत्री मेलोनी सहित अन्य लोगों के साथ किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वहाँ के प्रतिभागी एवं प्रतिनिधि है ना, उनके बारे में ये सारे कुछ दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा ये चीज़ पढ़ना है तो मैं इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक मैं इसका PDF डाल दूँगी, तो वहाँ पे जा करके आप पढ़ सकते हैं। वैसे कुछ खास है नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है खेल संबंधित मामले, इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो इसमें क्या है, पहला तो टाटा IPL 2024, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें है 2024 इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां संस्करण है, तो ये ध्यान रखिए। संस्करण कौन सा है IPL का, तो 17वां संस्करण है। यह लीग भारत में एक फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट लीग है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। टूर्नामेंट में 22 मार्च से 26 मई 2024 तक 74 मैचों में प्रतिस्पर्धा करने वाली 10 टीमें शामिल थी। तो शामिल कितनी टीम थी फ्रेंड्स, तो 10 टीमें से, ध्यान रखेंगे। और यह भारत में 13 शहरों में आयोजित किया गया, जिसमें चेन्नई ने उद्घाटन समारोह और फाइनल कहाँ मेजबानी की है, तो चेन्नई ने उद्घाटन और फाइनल दोनों चेन्नई में हुआ है, ध्यान रखेंगे। फ्रेंचाइजी टीम कौन कौन है, तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL सीजन के 10 टीमें प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। और ये टीमें पे नज़र डालना है, तो ये टीमें हमारे लिए नहीं है, बस इतना कप्तान वगैरह नहीं है, जो जीतता है उसके लिए ज़्यादातर देखना चाहिए। तो ये हमारे टीम है, टीम देख लीजिएगा, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। ये टीम है। नेक्स्ट है IPL 2024 के स्थान, तो लीग चरण के मैच भारत भर में 13 स्टेडियम में हुआ था। उद्घाटन चेन्नई में हुआ था। MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टाटा IPL 2024 के चैंपियन कौन बने हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स कौन है, KKR ने चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में फाइनल में सनराइजर हैदराबाद SRH के खिलाफ शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के साथ टाटा इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब जीत लिया है। तो किसने जीता, तो कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने जीता है। और किसको हरा करके, तो सनराइजर हैदराबाद को हरा करके जीता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2012 में इस मैच में KKR ने अपना पहला खिताब जीता था और 26 मई 2024 को उसने तीसरा ट्रॉफी उठाई है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उठाने वाला दोहरा रिकॉर्ड है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है श्रेयस अय्यर KKR IPL खिताब जीतने वाले गौतम गंभीर, जो 12 से 14 के बाद दूसरे कप्तान बन गए हैं। यस अय्यर KKR के लिए IPL खिताब जीतने वाले गौतम गंभीर के बाद दूसरे कप्तान बने हैं, तो ये चीज़ वही रिपीट कर दिया गया है। फाइनल में KKR के गेंदबाजों ने खतरनाक SAR बल्लेबाजी के 113 रन तक सीमित कर दिया था, जिसे 10.3 ओवर में 8 विकेट से रहते हासिल हो गया था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कितने क्या हुआ था, तो वो चीज़ है, सिर्फ जान लीजिएगा कि KKR ने जीता है। अभी नेक्स्ट है हमारा पुस्तक और लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो पूछ लेता है पुस्तक और लेखक के बारे में, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की नई पुस्तक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। सैम पित्रोदा की नवीन पुस्तकें द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी समकालीन, ठीक है। तो ये सैम पित्रोदा की नवीनतम पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, समकालीन दुनिया में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रथाओं की एक सम्मोहन खोज है, तो ध्यान रखेंगे, बस इतना फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद ना ये सिर्फ सैम पित्रोदा ये हैं, ठीक है। और इसके बाद उन्हीं के बारे में इतना सारा लिखा हुआ है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पुस्तक एवं लेखक में एक और है, वो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो विदेश मंत्री जयशंकर को इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स पुस्तक प्रदान दी गई है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हरिंदर सिक्का के नए उपन्यास गोविंद का विमोचन हुआ है, तो गोविंद का विमोचन कौन लिखे हैं, तो हरिंदर सिक्का ने।
और उसके बाद अनुराधा मक्सकोहन के पुस्तक एट द व्हील ऑफ रिसर्च का विमोचन किया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा बस, और खास उसमें इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग देख लेंगे 500 प्लस करेंट अफेयर ब्लास्टर है, तो ये हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें वन लाइनर है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो पहला है इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट, वर्ल्ड गोल्डन काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो सचिन जैन को। 2024 में आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब आयोजित किया गया है? तो 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में। फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किससे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय मनिकराव खानविलकर को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो थाईलैंड। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान का शुरुआत किए हैं? तो शिक्षा मंत्री द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की विषय क्या थी? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामांकित किया गया है? तो 4। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यकाल कहाँ स्थापित किया गया है? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फरवरी 2024 में न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं? तो नील वैगनर ने। नेक्स्ट फरवरी 2024 में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो एस्टोनिया के साहिल चौहान। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2024 में स्पेन में हुआ है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फरवरी 2024 में घोषित अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन को पुनः विकास किया गया है? तो 553। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल कौन सा है? तो सुदर्शन सेतु, गुजरात में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। फरवरी 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जियन किसके बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सिलियन मर्फी ने। नेक्स्ट फरवरी 2024 में SAFF अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नेपाल में। नेक्स्ट है वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। फरवरी 2024 में बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिडबी। नेक्स्ट फरवरी 2024 में सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला किसने रखा है? तो मोदी जी ने रखे हैं, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है IPL 2024 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में कब खेला गया था? तो 22 मार्च 2024 को। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री AS राजीव को। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो कोलंबो में। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ है? तो कोलंबो में, ध्यान रखेंगे। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का फरवरी 2024 में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो महाराष्ट्र के। नेक्स्ट फरवरी 2024 में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन।
नेक्स्ट है फरवरी 2024 में किस आईआईटी ने भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट परीक्षण सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट है 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, चित्तरी और कोयम्बटूर में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और निगरानी करने के लिए फरवरी 2024 में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के आसपास उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा किस विरासत गलियारे परियोजना का अनावरण किया गया है? तो श्री मंदिर परिक्रमा पर क्लब। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा में विंग्स इंडिया 2024 होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फरवरी 2024 में एशिया बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस के 12वें महासभा का आयोजन कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली भारत में। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोन मेसी। नेक्स्ट नीति एग्जाम में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नीति आयोग के अनुसार फरवरी 2024 तक पिछले 9 वर्षों में कितने लोग खुद को गरीबी से बाहर निकाले हैं? तो करीब 25 करोड़। वैसे 24 करोड़ पॉइंट कुछ था, तो इसीलिए करीब 25 करोड़ लगभग बोल दिया है। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दावोस स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट फरवरी 2024 में रामलला विराजमान के अभिषेक के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अनुष्ठान शुरू हुआ था? तो प्राण प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में डेनमार्क का नया राजा कौन बने हैं? तो फेडरिक एक्स। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में कौन हार गया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट है हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऋतुराज अवस्थी। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, लोकपाल के न्यायिक सदस्य बने हैं ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पवन दाबुलूरी को। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो कमल किशोर को। नेक्स्ट है मार्च 2024 में राजस्थान रॉयल ने प्रसिद्ध कृष्णा के स्थान पर किसे टीम में शामिल किया है? तो केशव महाजन को। नेक्स्ट है मार्च 2024 में अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं? तो सरफुदौला इब्ने शाहिद ने। नेक्स्ट है मार्च 2024 में चर्चा में रहा पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में है? तो मैक्सिको में। नेक्स्ट है मार्च 2024 में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में स्थित है? तो यूएसए में। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा LIC। नेक्स्ट है मार्च 2024 में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस स्थान में पाया गया है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है मार्च 2024 में किस टीम ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है? तो सनराइजर हैदराबाद। नेक्स्ट है मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को। नेक्स्ट है मार्च 2024 में बताए अनुसार निम्फू पदम दारचा सड़क किन 2 राज्यों से जोड़ती है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है मार्च 2024 में कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट है मार्च 2024 में म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो म्यांमार में अभय ठाकुर को। नेक्स्ट है तो मार्च 2024 में CCI द्वारा अनुमोदित लैको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अदानी पावर लिमिटेड। नेक्स्ट है मार्च 2024 में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ के
की 148वीं बैंक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में मार्च 2024 में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो विनय। नेक्स्ट, मार्च 2024 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो सदानंद वसंत तिथि को। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सक्षम। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई है। मार्च 2024 में इसका नाम क्या रखा गया है? तो स्टेटिव शिव शक्ति। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ है ना, उसका नाम शिव शक्ति है उस पॉइंट को, तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में सिनेवी स्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो नाहिदा दिवेचा। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा टीम ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, ट्राई ने मार्च 2024 में मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग पर सिफारिशें जारी की है। ट्राई की स्थापना कब हुई है? तो ट्राई की स्थापना 1997 में हुई थी। मार्च 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो शरद कमल को। ध्यान रखेंगे, जो भी पेरिस ओलंपिक हुआ है ना 2024 में, जो 4 साल के बाद होता है, और उसमें जितने भी बने हैं ना तो सारे इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, इसरो ने मार्च 2024 में पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे क्या कहा जाता है? तो पुष्पक। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी कुमार को। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में मुंबई नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भूषण गगरानी को। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में 2024 में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मुखर्जी को। नेक्स्ट, हाल ही में मार्च 2024 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया? तो प्रभा वर्मा। इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो नवीन जिंदल। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्तीफा देने वाले लियोन वरायडकर मार्च 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो आयरलैंड के। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। मार्च 2024 में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। हाल ही में चर्चित महतारी वंदना योजना मार्च 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ का होता है, तो ध्यान रखेंगे। मार्च 2024 में प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन रविंद्र को। नेक्स्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है जिसने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद ये जो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट मार्च 2024 में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट मार्च 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है मार्च 2024 में एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो
ओरियन प्रो के साथ। भारत ने हाल ही में चर्चा में रहा 2024 में संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डोमिनिकन गणराज्य के साथ। शिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो भारत है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है? तो भारत करता है हथियार आयातक। नेक्स्ट है मार्च 2024 में पीएम मोदी ने भारत की पहली वाणिज्य सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेवा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो गुजरात धोलेरा में। नेक्स्ट हाल ही में मार्च 2024 में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा F1Y91 का उद्घाटन किसने किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट है मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो कोचरब आश्रम गुजरात में है। नेक्स्ट है मार्च 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने चुना है? तो नए मुख्यमंत्री के रूप में किससे चुना गया है? तो उपाध्यक्ष, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है फरवरी 2024 महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट है मार्च 2024 में अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो सेशल में। नेक्स्ट है मार्च 2024 में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? तो अर्जुन राम मेघवाल ने। नेक्स्ट हाल ही में मार्च 2024 में MIRV तकनीकी से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। नेक्स्ट है मार्च 2024 में भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सिलियस मर्फी ने। नेक्स्ट है मार्च 2024 में 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना प्लिस्कोवा किस देश की है? तो चेक रिपब्लिक की है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में मार्च 2024 में किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मार्च 2024 में भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट है मार्च 2024 में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को। नेक्स्ट है मार्च 2024 में कौन सा देश सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है? तो स्वीडन। नेक्स्ट है मार्च 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बैंक इंडोनेशिया। नेक्स्ट है मार्च 2024 में भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो यूएसए के साथ। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है कौन क्या है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। कौन क्या है? तो ये देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जो पादेन सभापति होते हैं वो जगदीप धनखड़ है, नए बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो नए हैं। लोकसभा अध्यक्ष अभी तो ओम बिरला बन गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सांवरिया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी, ये चेंज हो गए हैं फ्रेंड्स। तो इसमें ना हम देख लेंगे न्यू जो आएगा ना, जब एग्जाम रहेगा ना उस टाइम हम देख लेंगे पूरा, वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये भी ना बहुत सारे चेंज होते रहेंगे। तो अगर आप एक बार याद कर लेंगे और चेंज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसको बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और ये जो आगे है ना, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है विभिन्न एग्जाम में, बैंक वगैरह में, तो वो चीज़ है। और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है हाफ ईयरली में, जनवरी टू जून जो इसका था
फिजिक्स वाला का, तो ये कंप्लीट कर लिए है फ्रेंड्स। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जो भी कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, मैं उसमें कुछ सुधार कर लूँगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, वो आप मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता देंगे कि मैम किस चीज़ का वीडियो चाहिए, तो आप मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।